Good morning, students and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 5th of December 2022, Monday. Before starting the lecture, if you want the PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. और इसी Telegram channel पर आपको इकोनॉमिक टाइम, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. मोटिवेशन ऑफ द डे इज इफ़ यू वांट लाइट to come into your life, you need to stand where it is shining. और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ एनालिसिस में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूज़ आर्टिकल आज कवर करेंगे. तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 8 पर दिया हुआ भी एक और आर्टिकल कवर करेंगे. तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल. देश बिल, फाइनेंस मिनिस्ट्री टर्न्स डाउन टैक्स सोप्स फॉर SEZ. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक प्रपोजल, जिसके तहत कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये रिक्वेस्ट करी थी देश बिल से कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में SEZ में जो यूनिट सेटअप हैं उनको टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए. ऐसा प्रपोजल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रखा था, जिसके बाद से यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉमर्स मिनिस्ट्री के इस प्रपोजल को क्वैश कर दिया है, इस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है. कई बार हम न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में देश बिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब बिल 2022, और ये इंडिया में SEZ जो रूल्स हैं उनको रिप्लेस करके आएगा. और बेसिक पर्पस इस बिल का ये है कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको टैप अप किया जाए, और इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में, एक्सपोर्ट जो शेयर है उसको इंक्रीज़ किया जाए. और इसके तहत कई सारी मिनिस्ट्रीज़ और कैबिनेट इसमें इन्वॉल्व थे. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और कैबिनेट मिल करके इस स्कीम को, इस बिल को ड्राफ्ट कर रहे थे, जिसके तहत कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से बोला था कि इंडिया में अगर एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना है या जो SEZ यूनिट्स हैं उनका सेटअप इम्प्रूव करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, तो जो ऐसी यूनिट्स जो कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सेटअप हो रही हैं उनको टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए या टैक्स रिबेट प्रोवाइड किया जाए या ज़ीरो टैक्स रखा जाए. इसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना रिजर्वेशन रिप्रेजेंट किया है और कहा है कि अगर इस तरह का टैक्स इंसेंटिव या टैक्स रिबेट या ज़ीरो टैक्स क्लॉज डाला जाता है देश बिल में, तो ये एक हैवॉक क्रिएट कर दिएगा स्पेशली ऐसी यूनिट्स के लिए जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर सेटअप हैं. इट मीन्स ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं है, जो कंट्रीज़ के अदर पार्ट में है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब टैक्स मिसमैच क्रिएट हो जाएगा, टैक्स हैवॉक क्रिएट हो जाएगा, ऐसा मानना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का. और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट किया है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसे भी चाहे वैसे स्कीम्स में वैसे बेनिफिट्स ऐड ऑन कर सकती है in order to boost up this scheme, in order to make this scheme more successful. लेकिन टैक्स इंसेंटिव को इस पर्टिकुलर देश बिल से आउट ऑफ कंटेक्स्ट रखा जाए, आउट ऑफ स्कीम रखा जाए, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का. क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने कुछ रीज़न दिए हैं और उस रीज़न के अकॉर्डिंग अगर इस तरह का कोई टैक्स कंसेशन, टैक्स रीबेट या टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जाता है ऐसी यूनिट्स को जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप हैं, तो डेफिनेटली एक सेक्टर हो सकता है उससे एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड सेक्टर जो है वो उसको हेल्प मिले, बट इट विल क्रिएट हैवॉक फॉर अदर बिजनेस यूनिट्स दैट आर इन इंडिया आउटसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. और फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि वो SEZ को एक नो टैक्स आइलैंड की तरह नहीं क्रिएट करना चाहती कंट्री में. और जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर का क्लियर इंडिकेशन था कि जो देश बिल है दैट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल और SEZ रूल और लॉ इन द कंट्री. ये जितने भी लार्ज एग्जिस्टिंग न्यू इंडस्ट्रियल इनक्लेव्स हैं उनको कवर करेगा इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेफिनेटली इनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट.
एट ग्लोबल लेवल। और इसके जो अगर की प्रपोजल पे जाएँ तो देश बिल के तहत कॉमर्स मिनिस्ट्री ने SEZ यूनिट्स को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी सप्लाई करने की परमिशन दे दी है ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉरगॉन ऑन द रॉ मटेरियल। तो कई सारे और प्रपोजल्स भी हैं और उन सब पर एग्रीमेंट हालांकि कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में है। जहां पर एक एग्रीमेंट नहीं बन रहा वहाँ ये बन रहा है कि जो टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कही है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, उसको लेकर के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एक्सेप्टेबल नहीं है या एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है। और अगर हम अदर प्रपोजल्स की बात करें तो कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स भी अलाउ किया गया है इस पर्टिकुलर देश बिल के तहत, जहां पर 15% का ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू ऑल ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो कई सारे कंसेशन और इंकरेजमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं इस देश बिल में। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी कहना है कि अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री चाहे तो उसके अलावा कोई और भी मेजर्स इंक्लूड कर सकती है एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग द टैक्स कंसेशन। तो ये फ़िलहाल के लिए कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में एक डिस्प्यूट हम बोल सकते हैं या एक डिफरेंट का रीज़न बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर के जो फाइनल डिसीजन है वो यूनियन कैबिनेट लेगा कि जो SEZ यूनिट हैं उनको टैक्स कंसेशन प्रोवाइड किया जाए या नहीं। आप देख लेते हैं एक और न्यूज़ क्लिप जो कि SEZ से ही रिलेटेड है, देश बिल से ही रिलेटेड है, जो कि पेज नंबर 8 पर दी हुई है। बेसिकली ये एक एडिटोरियल है जहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि देश बिल सीक्स टू बेल आउट द SEZ यूनिट। और हमसे भी जानते हैं ड्राफ्ट जो देश बिल है वो अभी फ़िलहाल के लिए प्रेजेंट कर दिया गया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास देश बिल है और देश बिल ने कॉमर्स मिनिस्ट्री डिफरेंट इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को असाइन किया है फॉर देयर कॉमेंट। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस विंटर सेशन में इस देश बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और ये एक्सपर्ट का मानना है दैट इसेंशियली जो ड्राफ्ट देश बिल है दैट एक्चुअली सीक्स टू बेल आउट द SEZ डेवलपर्स एंड SEZ यूनिट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर कमर्शियल डिसीजंस दैट हैव गॉन रॉन्ग एंड डीलिंग द टैक्स कंसेशन फ्रॉम द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और कहीं भी ऐसा देश बिल में नहीं लिखा हुआ है एज पर द एक्सपर्ट कि दैट विल इनहांस द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जो भी ड्राफ्ट देश बिल गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने प्रेजेंट किया है, तैयार किया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इट्स सिंपली सीकिंग टू बेल आउट द SEZ यूनिट। SEZ यूनिट्स को बेल आउट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उन पर जो लोन है उसको या जो ड्यूज़ हैं उनको माफ़ करने के लिए, उनको बेल आउट करने के लिए देश बिल लाया जा रहा है। इस पूरे पर्टिकुलर बिल में कहीं भी एक्सपोर्ट इम्प्रूवमेंट या एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्लूड नहीं किया गया है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। तो हालांकि दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राफ्ट। एक्चुअल में जब देश बिल पास होगा तो क्या क्या क्लॉज होंगे और किस तरीके से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को देश बिल इंप्रूव करेगा, ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल भी कवर करेंगे जो कि गैस और क्रूड ऑयल से ही रिलेटेड है। देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 क्या है। क्रूड शिपमेंट फ्रॉम US ऑन द राइज। रिसेंटली हम कई बार अपने न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जिस तरीके से क्रूड ऑयल का और अदर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है, उसको लेकर के जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि रशिया पे बहुत सारे ऑलरेडी सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। बट चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो बाईलैटरल अरेंजमेंट्स के थ्रू रशिया से क्रूड ऑयल और इसेंशियल कमोडिटीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सैंक्शन लगे हैं रशिया पर उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रशिया पर नहीं देखने को मिल रहा है। और ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंडिया और जो चाइना है वो रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं या रशिया यूक्रेन वॉर को सस्टेन करने के लिए रशिया को फंड कर रहे हैं। और कई टाइम से इंडिया पर प्रेशर भी आ रहा था कि इंडिया रशिया के साथ जो अपना ट्रेड है उसको रिड्यूस करे, जिससे कि जो सैंक्शन लगे हैं रशिया पर उसका इम्पैक्ट रशिया पर हो और रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो जनरेट हुई है उसको ओवरकम किया जा सके। तो इसी को लेकर के इसी न्यूज़ के बैकग्राउंड में अगर हम देखें आज की न्यूज़ क्या है, तो अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल शिपमेंट जो है इंडिया का वो रशिया के साथ साथ USA से भी इंक्रीज हो रहा है एज पर द रीसेंट शिपमेंट ट्रैकिंग डेटा। अगर रीसेंट शिपमेंट ट्रैकिंग डेटा को देखें जो डिफरेंट कमोडिटी ट्रैकिंग एजेंसीज पब्लिश करती हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रैकिंग एजेंसीज पब्लिश कर रही, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो क्रूड ऑयल शिपमेंट है USA से वो इंक्रीज हो रहा है एंड इट हैज़ रीच टू द इट्स हाईएस्ट लेवल इन द मंथ ऑफ नवंबर।
तो जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई, जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है यूक्रेन में, उसके बाद से यानी फरवरी से इंडिया का जो क्रूड ऑयल शिपमेंट है यूएसए से वो इंक्रीज़ हुआ है। तो जो शिपिंग डेटा है वो ये रिवील कर रहा है कि यूएस का जो शिपमेंट है, यूएस का जो ऑयल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इस पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट में इंक्रीज़ हुआ है ओनिंग टू द कन्फ्लिक्ट बिगन इन द यूक्रेन। और नवंबर के मंथ में इसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं दैट आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द एडिशनल सैंक्शन दैट वेस्टर्न कंट्रीज़ आर गोइंग टू इम्पोज ऑन रशिया। तो रशिया पर और एडिशनल सैंक्शन लगने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ जिनकी जो डिपेंडेंसी है ऑयल को लेकर के वो वेस्टर्न नेशंस पर या अदर कंट्रीज़ पर है, वो कंट्रीज़ अब अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो यूएसए से और ज़्यादा ऑयल शिपमेंट कर रहे हैं। और अगर शिपमेंट को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यूएस शिप्ड अराउंड 450 बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल लास्ट मंथ टू इंडिया, जो कि अक्टूबर के महीने से, इसी साल के अक्टूबर के महीने से जस्ट डबल है, अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट हैज़ बीन पब्लिश बाय लंदन बेस्ड कमोडिटी इंटेलिजेंस प्रोवाइडर वॉटेक्सा। और अगर इंडियन जो कस्टम डेटा है उसको देखें तो इंडिया यूएस से अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 पर बैरल पर डे क्रूड ऑयल शिप हुआ है अक्टूबर के मंथ में टू इंडिया आई। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें जो इंटरनेशनल कमोडिटी इंटेलिजेंस प्रोवाइडर हैं और जो इंडियन कस्टम डेटा है उसके बीच के डेटा में देखने को मिलेगा। फेब्रुअरी वॉल्यूम वर अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख पर बैरल सेज द वॉटेक्सा विच कैलकुलेट बेसिकली द शिप ट्रैकिंग विच कैलकुलेट द क्रूड फ्लो थ्रू शिप ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। और अगर इंडियन कस्टम डेटा देखें तो इंडियन कस्टम डेटा के अकॉर्डिंग 7 लाख पर बैरल पर डे, 7 लाख बैरल्स पर डे फरवरी में इंपोर्ट हुआ है, और वॉटेक्सा के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख बैरल्स पर डे का। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें इंडियन कस्टम डेटा और जो शिप ट्रैकिंग डेटा कमोडिटी डेटा एनालिटिक्स कंपनीज ऑफर करती हैं उनमें देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए का ही जो ट्रेड है या जो ऑयल शिपमेंट है वो इम्प्रूव कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो रशियन वॉल्यूम्स है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और वो अभी भी यूएसए के शिपमेंट से ज़्यादा है। और थोड़ा बहुत WTI और ब्रेंट के इंडेक्सिंग में भी स्प्रेड की वजह से ये जो यूएसए से शिपमेंट है ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट WTI और ब्रेंट ऑयल के बीच में डिफरेंस जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो इसका एक सेपरेट लेक्चर बना हुआ है, वीडियो लेक्चर बना हुआ है, डिस्कशन सेक्शन में आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ ऑयल शिपमेंट फ्रॉम यूएस और रशिया। तो हम देख सकते हैं जनवरी टू दिसंबर 2021 और जनवरी टू अक्टूबर 2022 का डेटा है। तो हालांकि रशिया का इंक्रीज़ अभी भी ज़्यादा है, लेकिन यूएसए का भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये पूरे साल भर का डेटा है, दिस इज़ ओनली फॉर 10 मंथ्स, और ये है मंथ वाइज डेटा फरवरी, मई, अक्टूबर और नवंबर। दिस green bar indicate the oil shipment from Russia and red bar indicates the oil shipment from USA। तो रशिया के साथ साथ USA से भी इंडिया का जो ऑयल इम्पोर्ट है वो बढ़ा है बिकॉज ऑफ द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय इंडिया सो दैट इंडिया कैन डाइवर्सिफाइड इट्स सप्लाई चेन और एक कंट्री पर डिपेंडेंसी ना रहे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 20% प्रीमियम फॉर न्यू गैस प्रोडक्शन बाय ऑयल ONGC पारिक पैनल। तो पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यूसली हम कीर्ति पारिक कमेटी के या पैनल के रिकमेंडेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस को फिक्स किया है फॉर 2027 और इसके बाद बोला है दैट शुड बी मार्केट डिटर्मिनेंट प्राइसिंग सिस्टम इन इंडिया। तो उसी को लेकर के कीर्ति पारिक कमेटी की रिकमेंडेशन को, एक और रिकमेंडेशन को यहाँ डिस्कस किया गया है। द कीर्ति पारिक कमेटी विच रिकमेंडेड द फ्लोर एंड सीलिंग प्राइसेस फॉर नेचुरल गैस प्रोड्यूस more specifically from legacy fields of all state owned producer ONGC और जो अदर स्टेट ओन प्रोड्यूसर हैं उन पर बेसिकली ये फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। इसी पर्टिकुलर पैनल ने एक और रिकमेंडेशन को फेवर किया है, जहाँ पर इस पैनल ने ये बोला है कि जो ONGC और ऑयल प्रीमियम है या जो अदर स्टेट ओन कंपनीज हैं उनको 20% का प्रीमियम पे किया जाए ओवर सच प्राइसेस फॉर एनी न्यू गैस प्रोडक्शन दे ऐड टू देयर
ओल्ड ऑयल फील्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो नई ऑयल फील्ड हैं उसको ऐड करने के लिए या एक्सप्लोरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, सीधा सीधा हम बोलें ऑयल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया में डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कीर्ति पारेख पैनल ने 20% प्रीमियम देने की बात कही है ऐसी कंपनीज़ को, ऐसी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ जो कि अपनी ओल्ड ऑयल फील्ड्स में और ज़्यादा एड ऑन करती हैं या नए प्रोडक्शन एड ऑन करती हैं। तो उसके लिए 20% का प्रीमियम प्रोवाइड करने की बात कही है इस पैनल ने। द पैनल विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू ऑयल मिनिस्ट्री लास्ट वीक हैज़ रिकमेंडेड फॉर बेंचमार्किंग प्राइस ऑफ नेचुरल गैस दैट प्रोड्यूस फ्रॉम ओल्ड फील्ड एज वेल एज द ऑयल प्रोड्यूस इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। तो कई सारे क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो कीर्ति पारेख कमेटी है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। बेसिकली जो नए ऑयल प्रोडक्शन, जो नई फील्ड से ऑयल एक्सट्रैक्शन है उस पर 20% का प्रीमियम ऑफर करने की बात कही है इस कमेटी ने। तो लेट अस सी गवर्नमेंट कितने इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ Business Standard. India G7 GETP stuck as government want to design own transition प्लान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ दिस G7 JETP। बेसिकली JETP का जो एब्रीवेशन है वो है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जो G7 नाम से पता चल रहा है G7 कंट्रीज़ ने प्रमोट करी है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो एक तरह का ये जॉइंट पार्टनरशिप प्रोग्राम है जहाँ पर कंट्रीज़ मिल करके एनर्जी ट्रांजिशन को, एनर्जी ट्रांजिशन मीन्स जो कोल बेस्ड एनर्जी है उससे ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन के प्लान को फेज इन या इम्प्लीमेंट करने के लिए जॉइंटली काम करेंगे। तो बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, कोल बेस्ड एनर्जी है, उससे शिफ्ट करके ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर लाना कंट्रीज़ को। इस प्लान का बेसिक पर्पस ये है। तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JETP भी बोला जा रहा है। तो न्यूज़ क्या है अब देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि जो G7 नेशंस हैं दे वर एक्चुअली ट्राइंग, और यहाँ बोलें इट ऑल द ग्लोबल और द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज वर ट्राइंग टू ब्रिंग इंडिया ऑन बोर्ड फॉर व्हाट, फॉर दिस JETP प्लान और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो जो ग्लोबल एफर्ट्स था इंडिया को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म पे लाने का, जो कि बेसिकली G7 नेशन कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे थे, वो फेल हो गया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि कोल फेज आउट को लेकर के इंडिया किसी भी नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आएगा। इंडिया विल डिज़ाइन इट्स ओन ट्रांजिशन प्लान। इट मीन्स इंडिया किसी भी डेवलप कंट्रीज़ के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेगा एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम को लेकर के, एनर्जी ट्रांजिशन प्लान को लेकर के। इंडिया अपना खुद डिसाइड करेगा कि उसको कब कितना कोल को फेज आउट करना है, किस मैनर में करना है और किस टाइमलाइन में करना है। तो बेसिकली दो कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि बहुत कीनली इंडिया से नेगोशिएट कर रहे थे इस पर्टिकुलर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को लेकर के, जिसमें जर्मनी और USA। तो बेसिकली G7 नेशन से जर्मनी और USA को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इंडिया से नेगोशिएट करें और इंडिया को जॉइंट JETP साइन करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए टेबल पर लाएं। And till date, neither has any funding amount been decided, nor have the broad contours of negotiation has been worked out. तो दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने अपने प्रपोजल दिए थे इंडिया को earlier this year, and Indian government has not got back with demand-based response. तो इंडिया के जो अपने डिमांड्स थी उसको लेकर किसी ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया, तो इंडिया ने भी क्लियरली बोल दिया है कि इंडिया किसी भी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं करेगा। अब पॉइंट ये उठता है कि क्यों इंडिया ज्वाइन नहीं करा। तो अगर कंडीशंस को देखा जाए तो USA का ये कहना था कि USA जो डिमांड कर रहा था वो दैट वाज डी कमिशनिंग ऑफ द असेट्स, कोल फेज आउट एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। USA का फोकस ये था। इंडिया का ये कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि हम कोल फेज आउट करें आपके अकॉर्डिंग, तो यू शुड प्रोवाइड एज अ क्लाइमेट फंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, यू शुड प्रोवाइड एज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्रीन जॉब्स, देन ओनली वी विल फोकस ऑन दिस नेगोशिएशन, दिस डिस्कशन। तो इसको लेकर के जर्मनी और जो अमेरिकन नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने कोई भी इम्पॉर्टेंट अपना
एक्सेप्टेंस या रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से जो इंडियन नेगोशिएटर उन्होंने क्लियरली बोले कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं है इस तरह के किसी भी जॉइंट पार्टनरशिप को ज्वाइन करने के लिए अनटिल अनलेस प्रॉपर जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती। हम अपनी टर्म्स में ही किसी डील को साइन करेंगे, आवर टर्म्स एंड नॉट वांट द अदर कंट्रीज डिमांड। हमारी जो कंडीशंस होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी पार्टनरशिप ज्वाइन करेंगे, ना कि इस बेसिस पर कि कुछ दूसरे कंट्रीज की क्या डिमांड है, क्योंकि इंडिया जो है वो अब पुअर कंट्री नहीं है। हम केवल इसलिए डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ डेवलप नेशन को वो डील सूट कर रही है। तो सीधी सी बात यह है कि हम ठीक है हम ज्वाइन कर लेंगे कोई भी पार्टनरशिप, बट दैट शुड बी एज पर आवर टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ग्लोबल फाइनेंसिंग का एक्सेस है और उसके थ्रू हम अपने खुद का डोमेस्टिक या अपना खुद का इंडिजीनियस कोल फेज आउट प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंडिया के नेगोशिएटर्स ने क्लियरली बोल दिया। तो जो अब G7 का, जहाँ पर G7 कंट्रीज मिल करके जॉइंट एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे, इंडिया को ऑन बोर्ड लाना चाह रहे थे, फिलहाल के लिए वो एक्सेप्ट नहीं किया इंडिया ने, फिलहाल के लिए वो वर्क नहीं किया है। हालांकि इस तरह का प्रोग्राम हमें रिसेंटली G20 समिट में भी देखने को मिला, जिस 20 समिट जो कि बाली में हुई थी, वहाँ पर इंडोनेशिया ने अपना जॉइंट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया विद G7 कंट्रीज़ के साथ। तो अदर कंट्रीज़ ने अनाउंस भी किया है, जिसको बेसिकली जापान लेड कर रहा था। अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन का फंड प्रोग्राम है, जिसमें US और जापान जो है वो को फाउंडर हैं इंडोनेशिया के साथ। तो जो इंडोनेशिया का JETP है वो दैट विल प्राइमरीली फोकस ऑन फेस आउट ऑफ द कोल फ्रॉम द इकोनॉमी। और इसी तरीके का, इसी सेम पैटर्न में ही जापान और जर्मनी और USA इंडिया के साथ भी चाह रहे थे इसी तरह का जॉइंट ET और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडोनेशिया ने ही अनाउंस किया, अगर हम देखें तो इजिप्ट, साउथ अफ्रीका ने भी JETP अनाउंस किया है, जर्मनी, फ्रांस, UK, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन के साथ में। और ऐसा कहा जा रहा था कि अगर ये बड़े बड़े कंट्रीज़ इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ ज्वाइन कर रहे हैं G7 नेशन का JETP प्लान, तो डेफिनेटली इंडिया विल ऑल्सो बी प्रेशराइज टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर एनर्जी ट्रांजिशन प्लान। बट फिलहाल के लिए इंडिया ने क्लियरली स्टैंड आउट मना कर दिया। सो दीज आर द की पॉइंट्स from India and why India is not accepting this particular G7 just energy transition plant। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम और जॉइंट पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने G7 के साथ में ये पर्टिकुलर जॉइंट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने की पॉइंट्स कवर कर दी हैं। आप देख लेते हैं some other news clips। White gold rush, India in talks with LI rich nations। LI stands for lithium। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस न्यूज़ का। इंडिया के अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के अपने प्लान्स हैं और आगे आने वाले टाइम में इंडिया ने बहुत एम्बिशियस प्लान सेट किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल रोल आउट को लेकर के। और इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल और जो पेट्रोलियम बेस्ड है, जो क्रूड ऑयल बेस्ड, जो पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल है, उनको फेस आउट करने के लिए। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लान अचीव करना है, जो एम्बिशियस टारगेट इंडिया ने रखा है, अगर उस टारगेट को अचीव करना है तो डेफिनेटली इंडिया के पास जो बैटरी है, जो डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो भी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स बैटरी। और हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया है उसके पास लिथियम एज अ कमोडिटी, लिथियम के बहुत ज़्यादा रिजर्वर्स हमारे पास नहीं है। वी आर नॉट द लिथियम रिच कंट्री। तो और बैटरीज में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल, टेक्निकल डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसीलिए लिथियम रिच कंट्रीज़ के साथ जो रॉ मटेरियल है, जो मिनरल है, उसको सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो उसने टॉक इनिशिएट कर दी है, नेगोशिएशन इनिशिएट कर दिया है एज पर द इंडस्ट्री सोर्सेज। तो इंडिया में डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है, स्पेशली बैटरी इंपोर्ट्स की हम बात यहाँ करें, क्योंकि लिथियम इंपोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारे यहाँ नहीं होता। तो बैटरी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए इंडिया चाहता है कि उसकी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो इम्प्रूव हो। और अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करनी तो उसके लिए लिथियम होना चाहिए। तो लिथियम के लिए क्या कंट्री गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट इज नेगोशिएटिंग विद द लिथियम रिच कंट्रीज फॉर इम्पोर्ट एंड सप्लाईज। और इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, MEA, उसने मीटिंग हेल्ड करी है कुछ कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स के साथ। कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर लिथियम ज़्यादा पाया जाता है, जैसे अर्जेंटीना, चिली,
बोलीविया, इन जैसे कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन किया है कि वो किस किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया को लिथियम प्रोवाइड करेंगे, क्या नेगोशिएटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, क्या प्राइस होंगे, कैसे उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है, कंट्री लेवल पर जो अदर इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो ये सारे नेगोशिएशन डेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 80,000 से 1,40,000 टन का लिथियम, जिसको वाइट गोल्ड भी बोला जाता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रिक्वायर फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए इंडिया को 80,000 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख टन्स का लिथियम या वाइट गोल्ड रिक्वायर होगा। और इसी रिक्वायरमेंट की फुलफिल करने के लिए अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया जैसे कंट्रीज़ के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑल वॉलेट टू वॉलेट ई-रुपी आर ट्रांजेक्शंस एनोनिमस। वी ऑल नो कि जो होलसेल मार्केट है उसमें सक्सेसफुली पायलट स्टडी करने के बाद से, किसकी पायलट स्टडी, CBDC की पायलट स्टडी करने के बाद से गवर्नमेंट ने, या हम बोल सकते हैं RBI ने, रिटेल मार्केट पर भी अब CBDC की पायलट स्टडी स्टार्ट कर दी है, पायलट टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। और इसके लिए कुछ यूज़र्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उन यूज़र्स के वॉलेट पर ई-रुपी या CBDC ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसको वो अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में यूज़ कर सकते हैं। सो ओवर 200 ट्रांजेक्शन इन फर्स्ट डे ऑफ द पायलट स्टडी हैज़ बीन डन। और RBI ने यहाँ क्लियरली इंश्योर कर दिया है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, यूज़र्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं पायलट स्टडी में, उनके ट्रांजेक्शन को एनोनिमस रखा जाएगा। सो ऑल वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन्स ऑफ CBDC इन रिटेल सेगमेंट्स आर एनोनिमस एज दोज ट्रांजेक्शन्स नॉट रिफ्लेक्ट इन द कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द डिफरेंट बैंक्स। वाई? जैसे कि जो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो डिजिटल रुपी को यूज़ करने के लिए। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 4 बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पायलट स्टडी में। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। ये 4 बैंक ऐसे हैं जो रिटेल मार्केट पर CBDC की पायलट स्टडी में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा 4 और बैंक्स हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। दे ऑल आर सेट टू ज्वाइन: बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। 4 सिटीज़ ऐसे हैं जहां पर ये पायलट स्टडी करी जा रही है, पायलट टेस्टिंग करी जा रही है: मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर एंड भुवनेश्वर। और ऐसा कहा जा रहा है कि 9 और सिटीज़ हैं जो रडार में हैं: अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला को भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करी जा रही है। लेट अस सी कि जो पायलट स्टडी हो रही है इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा, जैसे कि होलसेल मार्केट में इसकी सक्सेस रही, उसके बाद प्रोबेबली हम CBDC को कंट्री लेवल पर उसकी लॉन्चिंग जल्द ही देखेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट टू रेगुलेट ऑल रियल मनी गेम। तो यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं जहाँ पर रियल मनी इंक्लूड होता है, उस पूरे गेम को जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मैनेज करेगी। तो रिसेंटली PMO ने एक पर्टिकुलर प्रपोजल को ओवररूल कर दिया। क्या प्रपोजल? जहाँ पर ये बोला करता है स्किल गेम बेस्ड जो गेम्स हैं, जो चांस वाले गेम्स हैं, उनको केवल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। ऐसा नहीं, अब गवर्नमेंट स्किल बेस्ड, चांस बेस्ड गेम के अलावा ऐसे सारे ऑनलाइन गेम्स जहाँ पर रियल मनी इंक्लूड है, उन सारे गेम्स को अब सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी। सो द मच अवेटेड रेगुलेशंस आर सीन शेपिंग इन द फ्यूचर ऑफ इंडियाज गेमिंग सेक्टर एज पर द एक्सपर्ट। और जो अगर वर्थ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2026 तक ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि $7 बिलियन का ये स्पेस होगा, ये जो ऑनलाइन गेमिंग का स्पेस है। डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोइंग टू रेगुलेट दिस विद RBI। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ₹3,500 करोड़ PLI फॉर टॉय सेक्टर स्कीम। तो PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग इसकी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से होती है। लेटर ऑन इसको सोलर और अदर सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। बेसिक पर्पस क्या था? इंडिया की एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है, इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना। कोविड-19 के ड्यूरेशन में जिस तरीके से चाइना के लिए जो एंटी सेंटिमेंट्स डेवलप होता है, इंडिया उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को टैप अप करना चाहता था। इसको इस पर्टिकुलर स्कीम को कई सेक्टर्स में धीरे धीरे अप्लाई किया गया। अब ये स्कीम टॉय सेक्टर में भी अप्लाई करी जा रही। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो टॉय सेक्टर में जो जिस तरह से चाइना की डोमिनेंस है इंडिया में, उसको रिमूव करने के लिए इट इज़ वेरी
important and pertinent time, and that is why the industry department is in an advanced stage of interministerial consultation for launching this production linked incentive schemes for both traditional and mechanical toys. Approximately 3,500 करोड़ की ये स्कीम होगी, और अगर हम देखें तो दीज आर द हेल्पिंग एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.97 ट्रिलियन का आउटले अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने फॉर दिस PLI स्कीम सो फॉर। 40 की सेक्टर्स जो हैं ऑलरेडी PLI स्कीम में इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये सभी की PLI स्कीम की बात है कि 1.97 ट्रिलियन का आउटले गवर्नमेंट कर चुकी है PLI स्कीम्स के तहत। 14 की सेक्टर्स में इंक्लूडेड हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन जो जॉब्स हैं वो PLI स्कीम्स के थ्रू ही क्रिएट हुई हैं। तो पहले मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है सोलर और टॉय सेक्टर में भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट की रेलवे में मिस फाइनेंशियल ईयर 23 NMP टारगेट बाय 85%। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जिसको बोलता है कि सेंटर के जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NMP भी बोलते हैं, इस NMP प्रोग्राम में जो कि 6 ट्रिलियन का प्रोग्राम था, शायद आपको याद हो, कई बार हमने डिस्कस भी किया है। तो इस पर्टिकुलर NMP में जो रेलवे था, इंडियन रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर था और उसके बहुत सारे असेट्स टारगेट किए गए थे फॉर मोनेटाइजेशन पर्पस, और उसको एक एम्बिशियस टारगेट भी दिया गया था। बट जो इस समय का रीसेंट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि जो रेलवे को जो टारगेट दिया गया था असेट्स मोनेटाइजेशन का, वो शायद प्रॉबेबली इंडियन रेलवे अचीव ना कर पाया। अप्रॉक्सीमेटली 85% से ये टारगेट मिस होगा। तो नेशनल ट्रांसपोर्टर्स हैज़ ओनली मेट 6% ऑफ इस टारगेट टिल नाउ। जो अभी तक का अगर डेटा देखा जाए तो इस रीसेंट टाइम तक केवल और केवल 6% का टारगेट ही इंडियन रेलवे अचीव कर पाया है, और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये केवल और केवल 15% तक ही हो पाएगा। यानी 85% तक का जो टारगेट है वो इंडियन रेलवे नहीं अचीव कर पाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। रेलवे इन द फर्स्ट 7 months ऑफ फिस्कल ईयर्स हैड ओनली मोनेटाइज 1,830 to 3,200 करोड़, और टारगेट कितना रखा गया था? टारगेट रखा था 57,222 करोड़ का टारगेट रखा गया था, जिसमें से केवल 3,200 करोड़ ही अभी तक रेलवे जो है वो मोनेटाइज कर पाई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 85% तक का टारगेट मिस रहेगा railway ministry. So this is the railway monetization pipeline program. You can just have the glimpse of it. Railway station development, passenger train operation, track OHE, goods sheds, hill railways, कितना कितना monetization का टारगेट अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया गया था। दिस इज द एनुअल टारगेट। 22 में 17,000 का टारगेट था अप्रॉक्सीमेटली, 23 में 57,000 का, 24 में 44,000 का, और 25 में 32,000 करोड़ का टारगेट अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है इंडियन रेलवे को। फिलहाल के लिए लास्ट ईयर भी इंडियन रेलवे अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाई थी। इस साल भी जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे अचीव नहीं कर पाएगी, प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर में ये शिफ्ट हो। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.